अच्छा पार्टी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार जीएनजी 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने यूनिट 2 एंड 3 स्टार्ट करके कंसीडरेशन वाला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मैंने होमवर्क दिया था, जितना भी मैंने आपको बताया था रिवीजन के बारे में, उतना आप लोगों ने फॉलो किया था। बेटा ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, ठीक है? ईमानदार सितंबर तक की बात है। इस समय ईमानदारी दिखाओगे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत सीरियस होकर कर पढ़ना है और हर हालत में क्रैक करने ही करना है, ठीक है? तो कंसीडरेशन मान करके चलते हैं कि आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। कंसीडरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यूनिट 3 का है। यूनिट 3 में बेसिकली आप 3 तरीके के टॉपिक पढ़ोगे। पहला आप पढ़ोगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल हैं। उसके बाद में आप पढ़ोगे फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट के बाद में आता है अनलॉफुल एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट। तो ये 3 पार्ट में हम लोग यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। हाँ, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। इसको एक बार फटाफट से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कैपेसिटी टू पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड एबिनिशियो होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं माइनर से। माइनर, माइनर कौन होता है? माइनर का मतलब बिलो 18 ईयर्स। माइनर का मतलब बिलो 18 ईयर। अगर कोई भी पर्सन 18 साल से कम है, अगर कोई भी पर्सन 18 साल से कम है, भले ही एक दिन कम है, 1 घंटा कम है, उसको भी माइनर माना जाए। अगर सपोज करो कि कोई पर्सन 1 जनवरी 2027 को मेजर हो रहा है, 1 जनवरी 2027 को मेजर हो रहा है, ठीक? तो 31 दिसंबर 2026 की रात को 12 बजे जैसे ही 1 तारीख लगी, वैसे ही वो 18 साल का कंप्लीट। तो 31 दिसंबर की रात को 12 बजे से पहले अगर रात में 11:55 पे भी बात करें तो भी उसको माना जाएगा। और 11:55 पर भी उसने अगर किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोला गया है बिलो 18 ईयर्स, 18 साल कंप्लीट होने से पहले हर किसी को माइनर माना जाए। ये बात समझ में आ रही है ना? तो हमेशा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले पार्टी मेजर होनी चाहिए। मेजर का मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, बिलो 18 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। 18 ईयर्स और अबव, 18 साल या 18 साल से ज्यादा की एज है तभी उसको मेजर माना जाता है। अब देखो मॉड्यूल में तो केवल इतना ही दिया गया, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो एज है वो यही है, ठीक? लेकिन आपके मॉड्यूल में तो यही है, लेकिन इस बार जो आपका मई में पेपर हुआ ना, मई के पेपर में 8 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, ऐसे थे जो मॉड्यूल से भी बाहर थे, जो बेसिकली सीए इंटर के थे, वो यहां पर पूछ लिए। मतलब अगर कोई बच्चा पूरा का पूरा मॉड्यूल भी पढ़ करके गया होगा ना तो भी नहीं कर सकता। 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए। तो इस वजह से इस बार जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ करके चलेंगे। भले ही मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ करके चलेंगे, पता नहीं आईसीआई कहां से पूछते। तो बेटा इस वाले पॉइंट में एक चीज याद रखना, भले ही आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हो तो मॉड्यूल में कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है? नोट कर लेना इसको कि 2 सिचुएशंस ऐसी होती हैं इसके कुछ एक्सेप्शन मान लीजिए उसको, एक्सेप्शन ऑफ एज ऑफ माइनर।
माइनर की एज को लेकर के दो एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अभी मैं समझाता हूं इसको। दूसरा, कोर्ट ऑफ वॉर्ड। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ज्ञान लेकर के चलेंगे। एक्स्ट्रा पढ़ने में बुराई नहीं है, कम पढ़ने में बुराई। तो देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मली जो वो होती है 18 साल, बिलो 18। अगर 18 साल से कम का कोई है उसको माइनर माना जाएगा। दो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, दो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर जब तक एज इस साल की कंप्लीट नहीं हो तब तक उसको, यानी कि जो माइनर की एज है ना उसका एक्सेप्शन है 21 ईयर। दो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जब तक एज 21 साल की कंप्लीट जाएगी तब तक उसको माइनर माना जाएगा। पहला, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अगर कोई के पास में प्रॉपर्टी, पैसा है, अचानक से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, अब माइनर इतनी प्रॉपर्टी कैसे मैनेज करेगा, तो कोर्ट क्या करती है, उसके किसी रिलेटिव को या किसी को भी कोर्ट गार्जियन अपॉइंट। अब वो गार्जियन लीगल गार्जियन हो गया, वो लीगली उस माइनर का ध्यान रखेगा कानूनी तौर। तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट ने किसी के लिए गार्जियन अपॉइंट किया है तो वहां पर जब तक उसकी एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर माना जाएगा। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स का मतलब क्या होगा, अब अगर कोई माइनर है, ठीक है, उसके पेरेंट्स सही, लेकिन पेरेंट्स डेथ से पहले उन्होंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी कमाई थी, तो माइनर की हो चुकी है। अब माइनर कैसे उसको मैनेज करेगा, अब माइनर का कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई जान पहचान वाला भी नहीं, और अगर किसी को भी हम गार्जियन बना देते हैं तो वहां पर माइनर लाइफ के लिए भी रिस्क हो सकता है, कि जहां पर पैसा इन्वॉल्व है तो होगा ही होगा। तो कोर्ट वहां पर क्या करती है, कोर्ट वहां पर उसके सुपरविजन की जो वो अपने ऊपर ले ले। अब कोर्ट उस माइनर की और उस माइनर की प्रॉपर्टी को सुपरवाइज करे। मेरी बात समझ में आ रही है, तो उसको बोलेंगे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। तो ये दो ऐसी सिचुएशन है जहां पर जब तक एज 21 साल की कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसको माइनर का सब कुछ, ठीक है। फिर माइनर के साथ में कुछ था कि अगर माइनर के साथ में आप एग्रीमेंट करते हो तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा, यानी कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा बेटा वॉइड। वॉइड एबिलिशन, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत सारे पॉइंट, अगर माइनर के साथ में एग्रीमेंट हो क्या क्या चीजें हो सकती है, तो वो सारे पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे। अभी बस केवल नेक्स्ट आता है अनसाउंड माइंड। अब देखो, अनसाउंड माइंड पर्सन को तीन कैटेगरी में, एक बार पूरा का पूरा हम लोग बगैर पढ़े रिवाइज कर लेते हैं। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इडियट, लुनेटिक, ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड। अनसाउंड माइंड की कैटेगरी इडियट, ड्रंकन, इंटॉक्सिकेटेड। इडियट का मतलब क्या होता है, इडियट का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट। देखो, अनसाउंड माइंड पर्सन, जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास में राइट्स भी आते हैं और ऑब्लिगेशन। जब एक आदमी इस बात को जज नहीं कर सकता, जब एक आदमी उस चीज को जज नहीं कर सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद में हमारा फायदा होगा या हमारा नुकसान होगा, हमारे पास में राइट्स आएंगे या नहीं आएंगे, या केवल और केवल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो जब एक आदमी उतना कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है इस चीज को समझने के, तो फिर ऐसे पर्सन को माना जाएगा। और अगर अनसाउंड माइंड पर्सन भी किसी भी एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट का वॉइड एब इनिशियो,
ये बात समझ में आ रही है। अब अनसाउंड माइंड पर्सन की 3 कैटेगरी दी गई। सबसे पहले इडियट। इडियट का मतलब जो कंप्लीटली मैड हो, जो पूरी तरीके से अनसाउंड माइंड हो, है ना, उसको बोला जाता है इडियट। ल्यूनेटिक का मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ समय साउंड माइंड का होता है और कुछ समय माइंड का, जैसे एक ए है, वो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बिल्कुल परफेक्ट रहे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल इंसान की तरह साउंड माइंड। जैसे ही शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे तक वो अनसाउंड हो जाता है, ये अनसाउंड माइंड। तो जिस समय ये साउंड माइंड के हैं, जिस समय परफेक्ट है, इसको बोला जाता है ल्यूसिड इंटरवल। तो अगर कोई भी पर्सन ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। हमें पूछा जाए ना कि ल्यूसिड इंटरवल में अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड होगा या नहीं, बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि इस समय तो ये कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को। लेकिन जब ये अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, जब ये अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, उस दौरान अगर ये किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो वॉइड। तीसरी कैटेगरी है ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की। अगर किसी ड्रिंक ली हुई है, अल्कोहल लिया हुआ और इतना ज्यादा अल्कोहल लिया हुआ है कि उसका दिमाग, वो इस बात को जज नहीं कर सकता नशे की वजह से कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उसके फायदेमंद है, नुकसानदायक है, या अगर उसने किसी भी तरीके का कोई नशा किया है या उसको कोई बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से भी कई बार होता है, जैसे दिमागी बुखार होता है, जब फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो ब्रेन में आ जाता है, तो उस दौरान भी वो पर्सन होता है। या तो किसी भी पर्सन ने नशा किया है, कोई बीमारी है, ड्रिंक करी हुई है, अल्कोहल लिया हुआ है, तो ऐसी कैटेगरी को भी माइंड पर्सन में रखा गया है। तो इस दौरान अगर ये लोग एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो एग्रीमेंट भी तो चलिए एक लास्ट में और आता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, उसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पर्सन्स एलिजिबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स ऑफ माइनर। तो अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो उससे रिलेटेड लॉज क्या है, या उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ माइनर क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज मैंने आपको बताई दी कि एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एबिनिशियो, एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एबिनिशियो। इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, अ माइनर plead his minor return the minor can always plead his minor। माइनर अपनी फायदा उठा सकता है, यानी अगर माइनर किसी को झूठ बोलता है कि वो मेजर है और सामने वाला उसकी बात पे भरोसा करके कर लेता है, तो वहां पर माइनर अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है, वहां पर भी वो पर्सनल लायबल नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में माइनर पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, भले ही उसने। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल है ना, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा करना पड़ेगा, ये डॉक्ट्रिन भी माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर माइनर ने झूठ बोल करके किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया, माइनर ने झूठ बोल करके एग्रीमेंट एंटर किया और बाद में माइनर खुद ही सूट फाइल कर रहा है, खुद ही केस फाइल कर रहा है, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, एग्रीमेंट वॉइड करा देगी, लेकिन वहां पर माइनर बोला जाएगा भैया जो तुमने बेनिफिट वापस करो। अगर उसके पास है तो, अगर नहीं है तो फिर कहां से वापस करें, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता। अगर सपोज करो उसने झूठ बोल करके पैसे ले लिए, पैसे खर्च कर दिए, कुछ नहीं मिले, लेकिन हाँ अगर पैसे हैं तो वो पैसे उसको स्टोर करने, पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये जो केस लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें तो धर्मोदास घोष को पैसा भी वापस नहीं और प्रॉपर्टी भी उसको वापस मिल। बेटा मोहनदास घोष
लेकिन उसके बाद कोर्ट ने एक केस में एक जजमेंट पास, और उस जजमेंट में कोर्ट ने ये कि भाई ऐसे तो कोई भी माइनर बेवकूफ बना, तो माइनर को पर्सनली लायबल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर माइनर झूठ बोल रहा है अपनी एज के लिए और खुद ही केस फाइल कर, अगर सामने वाली पार्टी केस फाइल करी तब नहीं, अगर खुद ही केस फाइल कर, माइनर ने झूठ बोला और खुद ही केस फाइल कर दिया, तो इसका मतलब माइनर की, तो फिर उस सिचुएशन में माइनर को बेनिफिट वापस कर, लेकिन माइनर ने झूठ बोला है, अब सामने वाली पार्टी केस लायबिलिटी नहीं वापस करनी, ये बात याद रखना। ये कोर्ट का जजमेंट था और वो आज भी वैलिड है। अगर आज की सिचुएशन की बात करें ना, तो बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ वैलिड, और ये जो नोट्स हैं ये भी आईसीआई के ही, ये भी आईसीआई, ये मत सोचना आईसीआई का वो चेंज कर दिया, नहीं, ये भी आईसीआई के ही है। आईसीआई ने भी उस जजमेंट को रिकॉग्नाइज्ड, बात समझ में आई? माइनर, अगर आपसे पूछा जाए कि माइनर पार्टनर बन सकता है क्या, नहीं, माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म। क्यों? क्योंकि पार्टनर बनने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट और माइनर एग्रीमेंट में कर नहीं सकता, तो माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है लेकिन पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक, नो एस्टॉपेल टू प्लीड ऑन माइनॉरिटी, आया भाई, ये जो स्टॉपेल वाला प्रोविजन है ना, ये माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, अब अगर मान लीजिए कि माइनर ने माइनॉरिटी के दौरान किसी भी एग्रीमेंट एंटर किया, तो क्या मेजर होने के बाद उसको रेटिफाई कर सकते? नेवर, कभी भी। एक बार कोई वॉइड एब इनिशियो हो गई, वो फिर कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकती, तो आप कभी भी सही नहीं कर सकते, वो हमेशा उसकी वैल्यू जीरो है, ये आप मानकर कि चलो कभी भी रेटिफाई नहीं किया। जब माइनर मेजर हो जाएगा तब वो नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद न्यू कंसीडरेशन, यहां पर मैंने क्या बोला, न्यू कंसीडरेशन, ये बात याद रखना। पुराने वाले एग्रीमेंट वाली पुरानी वाली कंसीडरेशन सब खत्म, पुरानी वाली जिंदगी खत्म, 18 साल के बाद नई जिंदगी, नई आत्मा आ जाती है, बच्चों वाली आत्मा गई, अब बड़ों वाली आत्मा आ गई। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, अब बच्चे के दिमाग में क्या है, नया कॉन्ट्रैक्ट है, कंसीडरेशन वही पुरानी है, ऑब्लिगेशन वही पुरानी है ना, कंसीडरेशन भी नहीं होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नया होना चाहिए। पुरानी वाली हर एक चीज, चाहे वो कंसीडरेशन हो, चाहे ऑब्लिगेशन हो, चाहे वो एग्रीमेंट हो, हर एक चीज वॉइड होती है। तो माइनॉरिटी के समय किए गए एग्रीमेंट को मेजर होने के बाद में कभी भी रेटिफाई नहीं कराया। दूसरा, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर माइनर को किसी कोई भी प्रोवाइड कराई है, नेसेसिटी चाहिए, जरूरत की चीजें होनी चाहिए, प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, ऐशो आराम की चीजें नहीं होनी, नेसेसिटी, एजुकेशन, खाना, कपड़े, उसकी बीमारी, ये सारी चीजें, इसके अलावा, और ये सब कुछ भी उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसके स्टेटस के, आप उसको बहुत ज्यादा प्रिविलेज नहीं, डेली 5 स्टार होटल में जाकर के करा रहे हो डिनर, नहीं, नेसेसिटी का मतलब नेसेसिटी, जरूरत का मतलब जरूरत। अगर आप उसको ऊपर एक्स्ट्रा कोई उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हो, कुछ ऐशो आराम प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो सब नेसेसिटी में नहीं आता है ना। तो अगर माइनर को किसी ने भी कोई नेसेसिटी प्रोवाइड करी है, तो फिर उस सिचुएशन में माइनर के पास में प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पर से वो पर किया जा सकता, लेकिन प्रॉपर अमाउंट होना, सेटिस्फाइड अमाउंट होना, लगना चाहिए उस अमाउंट से कि वाकई में यहां पर माइनर की हेल्प करी। और ये वाला प्रोविजन इसी क्योंकि अब हर एक चीज में तो माइनर को फायदा मिल रहा है, आप माइनर को कभी भी पर्सनल लेवल मान ही नहीं सकते, वैसे तो कोई आदमी माइनर की हेल्प करेगा ही नहीं, तो इसी वजह से इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता ही है, ये आपने पढ़ा होगा ना? तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है कि ऐसे तो कोई माइनर की हेल्प नहीं करेगा, तो इस वजह से इसका प्रोविजन डाला गया कि अगर कोई भी माइनर की हेल्प करता है, माइनर सपोर्ट करता है, माइनर को सीरीज प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में वो माइनर की प्रॉपर्टी रिकवर, समझ में? और हाँ, सेम यही प्रोविजन अनसाउंड माइंड
ऊपर भी होगा, और केवल माइनर और अनसाउंड माइंड नहीं, ऐसा कोई भी पर्सन जो उनके ऊपर पूरी डिपेंडेंट है, जैसे एक माइनर है, उसकी दादी, उसकी ग्रैंड मदर उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, और ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई, पड़ोसी उनको हॉस्पिटल ले गया, तो वहां पर भी अगर माइनर के पास में कोई प्रॉपर्टी है तो वो पैसा पर बात समझ में आई। और लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन अंडर द एक्सेप्शंस आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अगर गार्जियन माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, अगर गार्जियन माइनर के बिहाफ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या माइनर एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकता है? क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? तो यहां पर बस ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर गार्जियन ने माइनर के बिहाफ पर कोई भी एग्रीमेंट किया है, वो माइनर के लिए बेनिफिट दे रहा है, वो माइनर को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में वो वैलिड है और माइनर उसको इन्फोर्स करा। लेकिन उस एग्रीमेंट में अगर माइनर के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, तो सामने वाली पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती, वो वैलिड। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को बेनिफिट हो रहा है, वैलिड है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, वैलिड। एक चीज और जो इसमें नहीं लिखी हुई है, अलग से बता देता हूं। माइनर के किए गए एग्रीमेंट के लिए क्या गार्जियन लायबल हो? ने एग्रीमेंट किया, वो तो वाइड हो गया, तो क्या गार्जियन की लायबिलिटी होगी? माइनर के किए गए एग्रीमेंट अनलेस एंड अंटिल माइनर गार्जियन के एजेंट के तौर पे काम, अगर माइनर गार्जियन के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो फिर उसे बल है ना। चलो आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बेटा केस दिया हुआ है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, जैसे कि मैंने बताया सेनदास वर्सेस रामचंद्र, तो इसको एक बार पढ़ना, ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, डीसी ऐप पर सारी पीपीटी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ना, नहीं समझ में बताना, मैं उसको क्लास में अब उसके बाद में आता है ऑफ साउंड माइंड, तो ये भी मैंने आपको बताया, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, जैसे मैंने बताया, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो जब वो अनसाउंड माइंड है उस दौरान वो किसी भी एग्रीमेंट कर position of agreement with person of mind while he is of unsound mind, तो उस समय तो पूरी की पूरी तरह से void होगा, void ab initio होगा, कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ड्यूरिंग हिज दिस पीरियड इज ऑल टुगेदर void, कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, वहां पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब वो साउंड माइंड का है वो एंटर और वहां पर लाइबिलिटी भी। अब देखो पोजीशन क्या होगी, अगर कोई पर्सन परमानेंटली अनसाउंड, इडियट, देखो कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा एंड कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, वॉइड एब इनिशियो है तो फिर वहां पर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होने का मतलब ही। पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट इन केस ऑफ ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, a sane person who is delirious from fever, who is so drunk cannot during such state, मैंने जैसे कि बताया अगर किसी की बीमारी है कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया है हुआ है, या कोई भी पर्सन बहुत वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को नहीं समझ सकता, ठीक है, कैन नॉट फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज, भाई वो इस पोजीशन पर नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट हो, तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वहां पर कोई भी आदमी उसका फायदा उठा सकता है, इस वजह से उसको भी लास्ट में आता है पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। देखो पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ दो कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ में दो तरीके के लोग दिए, एक तो वो लोग जिनके साथ में अगर आप एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड होगा,
वॉइड। और ऐसे लोग जिनके साथ में अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो एग्रीमेंट वैलिड हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वैलिड होगा तो उसको यहां पर डाला क्यों गया? बेटा यहां पर डाला इस वजह है ताकि आपको एक चेतावनी दी जा सके, प्रिकॉशनरी बेसिस, ताकि आप कुछ प्रिकॉशन ले करके जब भी किसी के साथ में एग्रीमेंट करो ना तो कुछ प्रिकॉशंस लेकर के। हर एक डिसक्वालिफाइड बाय लॉ के साथ में एग्रीमेंट नहीं होता है, वैलिड भी होता है, लेकिन आप वहां पर फंस सकते हो। आपको बचाने के लिए यहां पर उनको के बारे में हुआ है, तो अभी बताते हैं। देखो, स्टैट्यूट्स डिसक्वालीफाई सर्टेन पर्सन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। से पहले एलियन एनिमीज। अब एलियन एनिमीज के बारे में इसको पहले थोड़ा सा समझो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में, मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर उसको थोड़ा सा समझना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। एलियन एनिमीज, एलियन एनिमी का मतलब तो पता है, जिस देश के साथ में हमारे देश वॉर चल रही, जिस देश के वॉर चल रही, वॉर का मतलब डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट, छोटी मोटी लड़ाई, छोटा मोटा की भारत के सैनिकों ने चाइना के थप्पड़ मार दिया, ठीक है, हल धक्का दे दिया, ये वॉर नहीं। वॉर का मतलब वॉर डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब दूसरा वॉर चल रही हो। अब यहां पर क्या है कि अगर दो देशों के बीच में वॉर चल रही है तो सामने वाला जो देश तो हमारा रहने वाला हर बंदा, हर कंपनी, उसका हर सिटीजन हमारे लिए क्या है? दुश्मन। वो हमारे लिए इंडियन एनिमी है। तो भाई दुश्मन के साथ में आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर, के साथ में कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो अगर आपने एलियन एनिमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो भाई कभी भी वैलिड नहीं होगा, इवन वो पब्लिक पॉलिसी। ठीक, लेकिन इसमें दो सिचुएशन। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द वॉर, वॉर होने से पहले, वॉर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बना, या ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के समय में आपने एग्रीमेंट में, दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा। अगर आपने वॉर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया और उसके बाद वॉर हो गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर बेटा वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सस्पेंड हो जाता है, वॉइड नहीं होता है। वॉइड और सस्पेंड में फर्क है। वॉइड अगर हो जाता तो फिर वो परमानेंटली मर जाता, खत्म हो जाता फिर कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? कुछ समय के लिए हो, यानी जब तक ये वॉर चलेगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही वॉर ओवर हो जाएगी तो दोनों पार्टीज चाहें तो उसको, है ना। ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर अगर आप करते हो तो वो वॉइड एबिनिशियो, वॉइड एबिनिशियो, कोई वैल्यू नहीं है, खत्म परमानेंटली। बिफोर द वॉर, आफ्टर द वॉर, कोई चक्कर ही नहीं, खत्म ही है। अगर वॉर के दौरान अगर आपने एग्रीमेंट, ये हो गया आपका एलियन एनिमी। दूसरे नंबर पे आता है फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन सोवरेन्स, अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या हुआ? देखो, जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, फॉरेन सोवरेन्स होते हैं, उनके साथ में अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो वैलिड होगा। जैसा कि मैं, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। इनका नाम केवल प्रिकॉशनरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 लोगों के ऊपर कभी भी सूट फाइल नहीं हो सकता, ना तो सिविल ना ही क्रिमिनल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट और फॉरेन एंड रिप्रेजेंट, इनके ऊपर ना तो सिविल केस हो सकता। कल को अगर आपने फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो एग्रीमेंट बेटा वैलिड होगा, वैलिड होगा।
बाहर तो जा नहीं सकते, तो आप उनके ऊपर, आप उनको स्यू नहीं कर सकते, भले ही आपका कितना भी नुकसान है, लेकिन वो अगर चाहे तो आपको, आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो इस वजह से यहां पर चेतावनी देने के लिए प्रिकॉशनरी बेसिस पर इनका नाम लिखा गया। तो फॉरेन एम्बेसडर्स के साथ में एग्री, लेकिन यू नॉट ऑन, उनके ऊपर आप नहीं कर सकते। हाँ, दो सिचुएशंस होती है जहां पर उनके ऊपर सूट फाइल किया जा सकता है। कौन कौन सी? पहला, या तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, लाइसेंस परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ठीक है आप कर लो। दूसरी सिचुएशन, वो खुद तैयार हो अपने ऊपर सूट फाइल कराने। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई आदमी कहे आओ मेरे ऊपर सूट फाइल कर लो? नहीं हो सकता ना। तो ये दो कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में तो किया जा सकता है, अदरवाइज फॉरेन फाइल नहीं हो सकता, नहीं सिविल। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? दोषी, जिसको जेल की सजा हो गई। ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट, जेल में रहने के दौरान वो किसी भी एग्रीमेंट में, अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। हाँ, हालांकि जब उसकी बेल हो जाएगी, उसको जमानत मिल जाएगी, तो उसके बाद में वो एग्रीमेंट में नॉर्मल लाइफ बिताएगा, फिर नॉर्मली वो एग्रीमेंट एंटर कर सकता है। उसी तरीके से इंसॉल्वेंट, अगर किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, एडजुडिकेटेड, मैं थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ, मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ। एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, जिसको इंसॉल्वेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता किया हुआ एग्रीमेंट का। तीसरा आता है कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन के साथ में भी यहां पर प्रिकॉशनरी, जरूरी नहीं है कि आप कॉरपोरेशन के साथ में एग्रीमेंट वही होगा, लेकिन कॉरपोरेशन के साथ में अगर समझ करके, क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन का मतलब कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करें तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर जाकर के नहीं कर सकती। अगर कंपनी के साथ में आपने और वो मेमोरेंडम के बाहर है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, आपने कंपनी को पैसे दिए हैं, गुड्स सप्लाई किया है, सब बर्बाद हो जाएगा। यू नॉट रिकवर दैट मनी, दैट गुड्स का कंपनी। तो इस वजह से कंपनी का नाम भी यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्सन आर डन है। बेटा सारी चीजें सबको क्लियर? हाँ, तो यहां पर हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट से रिवाइज हो गए होंगे। इसके बाद आपको वही काम करना है तो अभी तक करते आए हो, मॉड्यूल उठाना, फटाफट से मॉड्यूल के पेजेस पलट लेना, ऑडिट कर लेना, सारे के सारे प्रोविजन को गो थ्रू कर लेना और तुरंत के तुरंत मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगाना। अगर इतना कर लिया तो फिर इसका मतलब ये पोर्शन हमारा अच्छे से क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट टर्न पर प्री कॉन्सेप्ट इसी यूनिट उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।